आपने मुझे एक बात बताई थी कि आप आजकल चाइनीज़ ईटीएफ्स में इन्वेस्ट कर रहे हो। दैट वाज़ वेरी इंटरेस्टिंग फॉर मी बिकॉज़ इंडिया मार्केट तो हम लोग ने कैप्चर इतनी अच्छी तरीके से किया नहीं है और आप अभी चाइना मार्केट में घुस गए हो। उसके बारे में कुछ बताइए। ऐसा लगता है सोनिया जी, मेरे को लगता है कि जो चाइना जो है ना, ये फर्स्ट वंडर ऑफ 21st सेंचुरी है। आप चाइना को एक बार घूम के आइए, छोड़िए आप इधर उधर अलमाटी और वियतनाम और इधर कुछ नहीं, आप अपने बच्चे को चाइना दिखाइए। मैं आपको बोलता हूँ, आप जाइए वहाँ पर 15-20 दिन के लिए, बड़े शहर में जाइए, शंघाई जाइए, बीजिंग जाइए, और फिर छोटे शहर में जाइए। आप गए हो? हाँ, मैं 9 महीना चाइना रुका हूँ। ओके। चाइना रुका 9 महीना, और वहाँ से मेरे ज़िंदगी का सबसे एक विनिंग इन्वेस्टमेंट किया, खाली चाइना में बैठे बैठे। अच्छा। जो ऑब्जर्वेशन की, जो मैं आपको बात कर रहा हूँ, बीच में बोलता हूँ, ऑब्जर्वेशन की बात कर रहा हूँ, 2014 की बात है, मैं चाइना में था 9 महीना। और वहाँ पर बैठे बैठे वो पोल्यूशन इतना, वहाँ पर इतना ज़ोर से पोल्यूशन था। मैं बीजिंग गया, वहाँ पे देखा पूरा आसमान पूरा काला पड़ा हुआ था, और सब पेपर में लोग बात आती थी कि एनवायरनमेंट की और ये पोल्यूशन की। वहाँ पर चाइना ने डिसीजन लिया वहाँ पे कि सारी इंडस्ट्री को बंद कर देगा, जो भी केमिकल इंडस्ट्रीज जो भी थी, डाइज एंड केमिकल इंडस्ट्री को, उनको वो बंद कर देगा। वहाँ पर ये मेरे को और मैं सुदर्शन केमिकल को वॉच कर रहा था 10-15 साल से। वहाँ मेरे को ये आइडिया आया वहाँ पर, और मैं संयोग से, देखिए प्रकृति भी आपको बोलते हैं ना, आप किसी चीज़ को दिल से चाहो तो सारी कायनात उसको मिलाने में मदद करती है। मेरे को 2 अलग अलग कंपनी के केमिकल कंपनी में काम करने वाले आदमी मिले। उन दोनों ने एक ही बात मेरे को बोली, ये भी भगवान भेजता है। उन्होंने ये बात बोली कि बीजिंग केमिकल इंडस्ट्री फिनिश तो इंडिया इज गोइंग टू टेक ओवर। तो वो मेरे को समझ में आ गया वहाँ पर। तो मैं सुदर्शन केमिकल को फॉलो करता था। अच्छा। मैं वहाँ बैठे बैठे 3-4 टका ध्यान नहीं मेरे को, वो सुदर्शन केमिकल चाइना में बैठे बैठे फ़ोन पे मैंने लिया, जितना जो मिल रहा था, मतलब चल 40 रुपये के भाव में, आज का 1200 रुपये का भाव है। आप ये सही। तो मतलब ये जो मैं बोला बी ऑब्जर्वेंट, फॉर्मल का जो है बी ऑब्जर्वेंट ये। तो चाइना मेरे को लगता है कि ये 21वीं सदी का फर्स्ट है। आप चाइना जरूर जाइए, देखिए अपनी एनिमिटी वेनिमिटी छोड़ दीजिए। और एनिमिटी, कोई एनिमिटी नहीं। आज हमारा पूरी दुनिया का, ये चाहे जितने भी प्रोग्राम है, चाहे सोलार के प्रोग्राम हो, लिथियम आयन के प्रोग्राम हो, ग्रीन हाइड्रोजन के प्रोग्राम हो, इनका सारा रॉ मटेरियल कैप्चर चाइना ने किया हुआ है। चाइना के बिना वो विकास ही दुनिया में संभव नहीं है। आप चाइना एक अकेली ऐसी कंट्री है जो इस साल बोलता है 6 मिलियन गाड़ी एक्सपोर्ट करेगा, 60 लाख गाड़ी एक्सपोर्ट करेगा। हम बनाते होंगे 50 लाख। हमारा चाइना के साथ कोई कंपैरिजन नहीं है इकोनॉमी ऑफ स्केल के अंदर में, ठीक है ना। हम हर दूसरी चीज़ों में, कल्चर में उनसे बहुत उत्तम हो सकते हैं, लेकिन बिजनेस का जहाँ तक बात आता है ना, वहाँ पर दुनिया के सारे जितने भी माइंस आप ले लीजिए, या जो भी फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजी है, वो सब चाइना के पास में। वो $18,000 के अंदर में आपको इलेक्ट्रिक गाड़ी बनाकर भेज देगा। यूरोप के अंदर में $40,000 के नीचे, डॉलर के नीचे गाड़ियाँ नहीं है इलेक्ट्रिक की। अब यूरोप भी घबरा रहा, तभी वो ट्रम्प भी ये बात बोलता है कि मेरे को इलेक्ट्रिक में नहीं जाने का मेरे को, क्योंकि मालूम है इलेक्ट्रिक में अगर गए ईवी में तो चाइना पर डिपेंड होना पड़ेगा आपको। लेकिन अब चूंकि एलोन मस्क की गीगा फैक्ट्री तो चाइना के अंदर में ही है, तो चाइना हर चीज़ में जो पैमाना है ना, देखिए हम चाइना से कंपैरिजन करते हैं विद ड्यू रिस्पेक्ट टू चाइना, एंड ऑफ कोर्स हमारी शुरुआत अभी हो रही है, जैसे हमारा अमृतकाल अभी शुरू हुआ है। हमको चाइना को कैचअप करने के लिए 25% की ग्रोथ करनी पड़ेगी। जो जीडीपी की जो ग्रोथ बात करते हैं, वो $18 ट्रिलियन की इकोनॉमी है। और हम कंपैरिजन तो कर ही नहीं सकते। इंडिया इतनी बड़ी डेमोक्रेसी है, चाइना का रूल ही ऑटोक्रेटिक रूल, मतलब तो कंपैरिजन कैसे हो सकता है? कंपैरिजन नहीं हो सकता है। तो मेरे को कभी कभी लगता है ना कि ये डेमोक्रेसी जो है ना, इसके जो साइड इफेक्ट है उसके हम भोगी हैं। करेक्ट। हाँ, इंडिया में थोड़ा डेमोक्रेसी भी चाहिए और थोड़ा सा डिक्टेटरशिप भी चाहिए, ऐसा मेरा पर्सनल अपना व्यू है। माने थोड़ा यहाँ पर नहीं तो काम नहीं होता है ना। अब 5 साल हो गए आपको, बुलेट ट्रेन का समझिए, आपने रोक दिया। एक एनजीओ आकर झंडा गाड़ देगा यहाँ पर कि नहीं, यहाँ तो मंदिर बना हुआ था या मस्जिद बना हुआ था, यहाँ ये बना हुआ है, आप ये नहीं कर सकते हो, ये पेड़ नहीं काट सकते हो, वो नहीं काट सकते। बट जब आप चाइना ईटीएफ्स के बारे में, इन्वेस्टमेंट के बारे में बोलते हैं, तो इज इट बिकॉज चाइनीज मार्केट जो अभी बहुत गिरी है, तो प्रॉपर्टी मार्केट क्रैश हुआ है उधर, तो वैल्यूएशंस के हिसाब से आप बोल रहे हैं कि चाइना ईटीएफ्स? अब देखिए 2008 में हांगकांग का जो इंडेक्स है वो करीब 32,000 बिका था, 2008 की तेजी 7-8 के अंदर में। आज भी समझिए 19,000 पे है। हम इंडिया में बात करते हैं 10% CAGR, हमारे निफ्टी कम 10% CAGR की बातें करते हैं और हम खुश हो जाते हैं। हम खुश रहते हैं। और वहाँ पर तो सोचिए आधे भाव पे टिका हुआ है, और 10% CAGR अगर जोड़ लें 8 से 24 के बीच में 16 साल का, तो वो सोचिए वो भाव होना चाहिए 1 लाख का। हांगकांग इंडेक्स की एक बात कर रहा हूँ एक एग्जाम्पल के लिए। तो आज वो 19,000 पे बिक रहा है, और वो इंडस्ट्री आज भी 5%-6%, कल भी डेटा आया चाइना का जीडीपी 6% ने कितना 5 या 6% ग्रो किया है। वो 5% ग्रो किया, माने 1 ट्रिलियन जोड़ रहा है भाई वो अपनी इकोनॉमी के अंदर में।
अपने 18 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी है, 1 ट्रिलियन फिर भी वो जोड़ रहा है। हम 6% भी अगर जोड़ लेंगे तो भी हम 250 बिलियन डॉलर जोड़ने वाले हैं। तो पहले बात तो हमारा कंपैरिजन है नहीं, हमको उनसे समझना चाहिए कि हाँ भाई वो क्या वो लोग जो कर रहे हैं जो हमको करना चाहिए। तो मेरे को ये लग रहा है इस बोल का मेरा मन था कि हाँ भी जैसे मैंने आपको बताया, मैं ट्राई ये रहती है कि मैं कोई भी चीज़ को सीड पे पकड़ूं। मैं चर्च गेट की ट्रेन को चर्च गेट पे पकड़ना चाहता हूँ, अंधेरी में नहीं पकड़ना चाहता हूँ। तो मेरे को लग रहा है कि यार ये अगर मैं इन्फ्लेशन या समझिए वो अगर मैं जोड़ूँ तो 32,000 का आज मेरे को आधे भाव में मिल रहा है और 16 साल कोई ग्रोथ दिया नहीं है। चाइनीज मार्केट आप बोल रहे हैं, चाइना ईटीएफ, चाइनीज इंडेक्स की बात कर रहे हैं। हाँ। इकोनॉमी ग्रो की है, इंडेक्स ग्रो नहीं किया, स्टॉक मार्केट ग्रो नहीं किया। तो मेरे को लगता है कि शायद ये ठीक है, आप रॉन्ग भी हो सकते हो, मालूम नहीं है। तो मैं तो इस वर्ल्ड का मैं थोड़ा ETF में इन्वेस्टमेंट किया है कि लेट्स सी। बट आप जब ये बोलते हो आपका फ्रेमवर्क में जो ऑब्जर्वेशन वगैरह है, तो अभी चाइनीज़ मार्केट एज एन इन्वेस्टर आई एम सेइंग, अगर मुझे इन्वेस्ट करना है चाइनीज़ ETFs में, अभी चाइना मार्केट में जो हो रहा है, मैं एक विजिट तो जाके कर सकती हूँ, बट रोज़ जो, बिकॉज चाइना से जो क्लोज्ड इकोनॉमी राइट, के बारे में ज़्यादा तो मीडिया में खबर आती नहीं है। ऑटो इंडस्ट्री में क्या हो रहा है वो 6 महीने बाद पता चलता है, प्रॉपर्टी मार्केट क्रैश हो गया है वगैरह वगैरह। तो एज एन इन्वेस्टर हाउ डू यू कीप टैब्स ऑन व्हाट इज हैपनिंग इन द चाइना मार्केट? इसीलिए ETF में इन्वेस्ट किया ना मैंने, डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट नहीं किया। डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जैसे भी आप नहीं कर सकते हो, $2.5 लाख ही आप निकाल पाओगे पर पर्सन पर ईयर का जो हिसाब है, जो गवर्नमेंट का जो LRS या क्या बोलते हैं, तो लिबरलाइज जो रेमिटेंस स्कीम है उसके अंडर में आप करोगे LRS में। तो मैं तो इंडिया वो चाइनीज ETF NSE पे लिस्टेड है, NSE BSE पे। अच्छा, तो मैं तो ETF में किया, वो फंड मैनेजर समझे। अच्छा उनका प्रॉब्लम है उनका प्रॉब्लम है, वो उसको अपना परफॉर्मेंस दिखाने का, बेचारा परफॉर्म करेगा, वो स्टडी कर रहा है। अब ऑफ कोर्स वो डायरेक्ट इन्वेस्टिंग में पैसा ज़्यादा आता है, लेकिन आप रॉन्ग भी हो, जो आप बोल रहे हो वो बात बराबर है। वहाँ डेटा को ऑथेंटिसिटी नहीं है, उनको खुद को नहीं मालूम है कल कौन सा डेटा आने वाला है। उस सरकार का खुद का भरोसा नहीं है, कल किसी को अंदर कर देगी, किसी को जेल में डाल देगी। डिफेंस मिनिस्टर का नाम आया वो गायब हो गया, कैसे कैसे लोग, बेचारा वो जैकमा, वो अलीबाबा ना, अलीबाबा वो गायब ही हो गया, गायब हो गया बेचारा। फिर वो एग्रीकल्चर का भाषण दे रहा है कहीं जाके, वो बेचारा उसको कहाँ से कहाँ बना दिया उसको बेचारे को। $35 बिलियन का उसका कुछ इशू आने वाला था उस कंपनी का, दूसरे दिन रोक दिया। तो वहाँ पर ये सब चीज़ें बड़ा प्रॉब्लम है। वो इतनी डिक्टेटरशिप भी वो प्रॉब्लम है, वो नहीं चाहिए अपने को यहाँ पे, तो वो प्रॉब्लम है। लेकिन इसी बोल के मैंने वो ETF में किया और इंडिया में लिस्टेड है, जितने इच्छा आप ले सकते हैं।